बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद आलम शेर। मैं एमडी कैट 2020 इंशाल्लाह बायोलॉजी का लेक्चर आपको दूंगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ। हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो चैप्टर नंबर 15 बायोलॉजी में होमियोस्टेसिस। जब हम इसके कंटेंट देखते हैं कि यूएचएस ने कौन से कंटेंट्स इनलिस्ट किए हैं एमडी कैट 2020 के लिए, तो वो 3 टॉपिक्स हैं कि होमियोस्टेसिस है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, फिर उसकी जो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स आपके चैप्टर नंबर 15 में सेपरेट हेडिंग में मौजूद है, ये टॉपिक शामिल है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो यूएचएस ने डिस्क्राइब किए हैं फॉर एमडी कैट 2020। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एक डायग्राम जो पेज नंबर 2 पर है चैप्टर 15 में, अगर हम उसको सबसे पहले देखें तो उसके अंदर तकरीबन तमाम बातें जो डेफिनेशंस है होमियोस्टेसिस की वो एक्सप्लेन कर दी गई है कि होमियोस्टेसिस बेसिकली कैसे मेंटेन करता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर देखें तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको आप समझें कि दिस इज द ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट, और इसके अंदर मौजूद हैं सेल्स, और सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है इसको हम कह देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और जो एनवायरनमेंट अंदर लिखा हुआ है कि दिस इज द इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ये सेल के अंदर का माहौल है। और इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म का इंटरनल है उसको अलहदा शो किया गया है। और इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डायग्राम के ऊपर जो कंट्रोल सिस्टम है वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। तो एक ऑर्गेनिजम्स का अपने माहौल के अंदर जो ताल्लुक पैदा होता है और वो अपने आप को किस तरीके से नॉर्मल रखता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने आप को जिंदा रखता है, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस की अगर डेफिनेशन देखें आपकी बुक के मुताबिक, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट्स फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होमियोस्टेसिस। जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर आने वाली जो तब्दीलियां हैं वो ब्रॉडर रेंज में होती हैं, और उन तब्दीलियों को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो महसूस करता है वो छोटे नैरो लेवल पर है, और इवन के जब सेल के लेवल पर वो चेंजेस पहुंचती हैं तो वो एक्सट्रीमली नैरो हो जाती हैं। और ये सारा काम कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स माहौलियाती तब्दीलियों को कैसे महसूस करता है और कैसे एडजस्ट करता है, वो इसका हेल्प करते हैं इसका कंट्रोल सिस्टम। यानी अगर कंट्रोल सिस्टम को देखें तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी कंट्रोल सिस्टम मौजूद है और सेलुलर लेवल पर भी कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं जिसमें कुछ अहम एमसीक्यूज हमने मेंशन किए हैं ताकि आप इन एमसीक्यूज की मदद से टॉपिक को समझने में आपको आसानी पैदा हो। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें, जो कि हमने होमियोस्टेसिस की बात को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए जो ड्राइव किए हैं 2-3 एमसीक्यूज मिसाल के तौर पर लिखे हैं ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी पैदा हो। तो पहला जो क्वेश्चन है, इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट अफोर्ड्स, यानी कि एक सेल के अंदर का जो माहौल है वो कितनी तब्दीली, बाहर होने वाली तब्दीली को अफोर्ड कर सकता है, कितना वो अपने आप को उसके मुताबिक चेंज करेगा। तो 4 ऑप्शंस दी हैं। अल्फा ऑप्शन देखें तो नो फ्लक्चुएशंस, कि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। दूसरा क्या है, बीटा फ्लक्चुएशंस इन वाइड रेंज, के इंट्रासेलुलर जो है वो वाइड रेंज में अपनी फ्लक्चुएशंस शो करेगा। चार्ली ऑप्शन है फ्लक्चुएशंस इन अ नैरो रेंज, कि फ्लक्चुएशन शो जरूर करेगा लेकिन वो नैरो रेंज में होंगी। तो डेल्टा जो है फ्लक्चुएशंस इन एक्सट्रीमली नैरो रेंज, कि अगर हम सेल लेवल पर जाएं तो जो तब्दीली होगी वो एक्सट्रीमली नैरो होगी माहौल के मुताबिक। तो हमारा जो सही ऑप्शन बनता है वो है डेल्टा के
फ्लक्चुएशंस इन एक्सट्रीमली नैरो रेंज। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स हैव नो कंट्रोल सिस्टम। 4 ऑप्शंस दी गई हैं कि किसके अंदर कंट्रोल सिस्टम नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बीटा इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अंडरस्टूड है। चार्ली इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिखा नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकिन दिस इज अंडरस्टूड। और इंटरसेलुलर एनवायरमेंट। 4 ऑप्शंस हैं। 4 में से अगर आप देखें तो एक ऑप्शन ऐसी है जिसके अंदर कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा हुआ और उसके अंदर जो तब्दीलियां आती हैं वो वाइड रेंज में आती। तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि इसका सही आंसर जो है वो अल्फा है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट हैव नो कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरमेंट फ्लक्चुएट्स इन। अब इस स्टेटमेंट को जब आप पढ़ते हैं फिर चारों ऑप्शंस आप देखेंगे तो फिर करेक्ट ऑप्शन आपके जहन में आ जाएगा। पहला क्या है, नैरो रेंज। बीटा क्या है, एक्सट्रीमली नैरो रेंज। चार्ली है वाइड रेंज और डेल्टा है एक्सट्रीमली वाइड रेंज। यानी इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट अपने बैरूनी माहौल की निस्बत जो कि उसका एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट है उसकी निस्बत कौन सी शो करेगा, नैरो रेंज में। तो हमने यहां पर कुछ डेफिनेशंस लिखी है होम्योस्टेसिस की। पहली डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है, चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 1 पे फर्स्ट पैराग्राफ में। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हार्म्स जो चीजें नुकसान देंगी, ऑफ फ्लक्चुएशंस इन। दूसरा कीवर्ड ये है कि आपने इनको भी जहन में रखना है कि इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो अंदरूनी माहौल है वो बैरूनी माहौल वाले होने वाली तब्दीलियों के नुकसाना से बचने की कोशिश करता है। ये जो इसकी कोशिश है ये कहलाती है होम्योस्टेसिस। चलिए नेक्स्ट हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन जो हमने ली है वो ली है ग्लॉसरी से। ये डेफिनेशन आपको ग्लॉसरी पे मिलेगी। ग्लॉसरी पे क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म by means of a self regulation mechanism is called homeostasis। तो बाज़ औक़ात जो MCQs हैं ग्लॉसरी से भी आते हैं और ग्लॉसरी को भी आपने पढ़ना जरूरी है, इसलिए ग्लॉसरी की डेफिनेशन भी यहाँ लिख दी गई है। तो अब आपके जहन में 2 डेफिनेशंस आ गई। एक डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक है और दूसरी फ्रॉम ग्लॉसरी है कि कोई सेल हो या कोई ऑर्गेनिजम्स हो वो अपने आप को ऐसे जिंदा रखता है कि एक्सटर्नल कंडीशंस को वो एडजस्ट करता है क्योंकि उसके पास सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है। ये जो सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है लास्ट में हम पढ़ कर रहे हैं पिछले बोर्ड में कि वो क्या है, कंट्रोल सिस्टम। तो सेल हो या ऑर्गेनिज्म हो वो अपने कंट्रोल सिस्टम्स के जरिए अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है एज कंपेयर टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो होम्योस्टैटिक कुछ फैक्टर्स हैं। अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो क्या चीजें हैं जो चेंज होती हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को बैरूनी माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियों की निस्बत अपने आप को एडजस्ट करके जिंदा रखता है। तो उसको मैंने हेडिंग दी है होम्योस्टैटिक फैक्टर्स। आपके पेज नंबर चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 2 जो यहां से शुरू होता है कि मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मे बी इफेक्ट बाय फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो वो कितने हैं, 3। क्या है, वाटर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, चाहे वाटर सेल लेवल पर हो और चाहे वाटर ऑर्गेनिज्म लेवल पर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है सॉल्यूट्स, कि बॉडी के अंदर सॉल्ट्स कितने हैं सेल लेवल पर भी और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर भी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टेम्परेचर, यानी 3
कंपोनेंट्स हैं जो बैरूनी माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हैं, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स होती हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए तैयार करता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखें कि होम्योस्टैटिक फिनोमिना कितनी तरह के हैं, तो वो 3 तरह के हैं। नंबर 1 ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 थर्मोरेगुलेशन एंड नंबर 3 एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है कि रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स एंड वाटर बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। एक जिंदा जानवर जो है उसके जिस्म के अंदर या जिस्म के बाहर माहौल से कितना पानी लेता है या कितना पानी उसका जिस्म से निकल जाता है, यानी गेन ऑफ वाटर है एंड लॉस ऑफ वाटर है। वो एडजस्टमेंट करता है अपने आप को माहौलियाती तब्दीली के मुताबिक कि एनवायरनमेंट ड्राई है या एनवायरनमेंट फ्लडेड है, यानी ज्यादा पानी मिकदार में अवेलेबल है या पानी कम मिकदार में अवेलेबल है। उसके मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर का जो पानी है, चाहे सेल लेवल पर हो या टिश्यू लेवल पर हो, वो एडजस्ट करता है, गेन करता है या लॉस करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है सॉल्यूट्स, कि सॉल्यूट्स और वाटर इनकी जो रेगुलेशन है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। दूसरा उसका जो फिनोमिना है दैट इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर से क्या मुराद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी टेम्परेचर का, अंदर का बॉडी टेम्परेचर, जिसे हम बॉडी टेम्परेचर भी कहते हैं, वो चेंज जरूर होता है विद इन अ टॉलरेबल रेंज, यानी उस हद तक तब्दीली महसूस होती है, टेम्परेचर चेंज होगा जिस हद तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, यानी टॉलरेबल रेंज में होगा। तो तीसरा जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो आपने ये नहीं समझना कि होम्योस्टेसिस कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि खुदा न खास्ता किसी जानवर को वो इंटरनल एनवायरनमेंट को फिक्स कर देते हैं, नहीं। होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। उसका मतलब ये नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो फिक्स हो गया, बल्कि क्या है, मेक सम एडजस्टमेंट्स, थोड़ी तब्दीलियां होती हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी बुक की कि होम्योस्टेसिस मींस मेंटेनेंस ऑफ चेंज या चेंजेस विद इन अ स्पेसिफिक रेंज विच आर नेसेसरी फॉर अ नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, कि जिस्म के अंदर तब्दीलियां जरूर होंगी और वही तीनों चीजों की होंगी, वाटर और सॉल्यूट्स और टेम्परेचर की, लेकिन तीनों जो है एक ऐसे लेवल में तब्दील होंगे जिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को जिंदा रखता है। तो होम्योस्टैटिक जो होम्योस्टेसिस है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे अचीव करता है, तो हमने डायग्राम नंबर 1 में, बोर्ड नंबर 1 में देखा था डायग्राम के अंदर कि कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम के बारे में जिक्र करते हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होम्योस्टेसिस करने में या एडजस्टमेंट में करने में कैसे मदद करते हैं। तो ये पेज नंबर 2 पर है चैप्टर नंबर 15 में। तो इसके अगर होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स देखें तो 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 रिसेप्टर्स, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर्स और नंबर 3 इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर्स जो माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस करे, यानी सेंस करे, सेंसर्स भी आप कह सकते हैं। फिर वो मैसेज जो है कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजे। कंट्रोल सेंटर ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 2, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब कंट्रोल सेंटर की तरफ जाती है इंफॉर्मेशन, तो वो उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद एक ऑर्डर जारी करता है, किसको, इफेक्टर्स को। तो इफेक्टर्स कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, विच शो द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। जो रिसेप्टर ने महसूस किया था, पैगाम दिया था कंट्रोल सेंटर को, इस कंट्रोल सेंटर ने जब प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन इफेक्टर्स को दी, तो इफेक्टर्स ने वैसा ही रिस्पॉन्स शो करना है जैसा उसे हुक्म मिला है।
तो इफेक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो टिश्यू बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है एंडोक्राइन टिश्यूज यानी कि सिक्रीशन देती हैं, और दूसरा है मसल टिश्यूज जो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। तो इन तमाम का जो वर्किंग प्रिंसिपल अगर आप देखें कि लिविंग बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है वो काम कैसे करता है, तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है कि लिविंग सिस्टम का जो कंट्रोल सिस्टम है दैट वर्क एग्जैक्टली लाइक अ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम से क्या मुराद है कि कोई भी इस वक्त आप इलेक्ट्रिकल अपरेटस लें या इक्विपमेंट लें जिसमें फैन है, फैन के साथ एक आप रेगुलेटर लेते हैं, रेगुलेटर लगा होता है। इसी तरीके से अगर गाड़ी है तो गाड़ी के इंजन के साथ फैन लगा हुआ है, वो भी ऑटोमेटिक फैन चलता है, इंजन गर्म या ठंडा हो जाता है। तो एग्जांपल जो दी गई है कंपैरिजन में फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के, दैट इज द थर्मोरेगुलेशन। एक एग्जांपल यहां आपकी बुक में मेंशन की गई है। तो थर्मोरेगुलेशन के हिसाब से अगर हम यहां डिस्कस करें तो क्या है कि माहौल के अंदर होने वाली जो तब्दीलियां हैं वो हमेशा कंट्रोल सिस्टम उसको कंट्रोल कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो है फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। फीडबैक के जरिए कोई भी लिविंग कंट्रोल सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करता है। फीडबैक मैकेनिज्म बुनियादी तौर पर क्या चीज है, ये है डिटेक्शन ऑफ चेंज, कि कोई भी तब्दीली हो रही है तो उसको महसूस किया जाए, चेक किया जाए, एंड सिग्नलिंग, और उस मैसेज को कन्वे किया जाए फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, कि इफेक्टर्स उस तब्दीली के मुताबिक अपना रिस्पॉन्स शो करें थ्रू किसका है, टू कंट्रोल सिस्टम, यानी ट्रू कंट्रोल सिस्टम। जैसा कि मैंने ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है कि कोई भी माहौल में होने वाली तब्दीली को सबसे पहले महसूस करेंगे रिसेप्टर्स, फिर रिसेप्टर्स कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजेंगे, कंट्रोल सेंटर जो है वो ऑर्डर भेजेगा इफेक्टर्स को। तो उसी की ये डेफिनेशन है कि डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। अब आपकी बुक में जो फीडबैक की एग्जांपल दी गई है फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को हम इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स को समझने के लिए एक टेम्परेचर रेगुलेशन की एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है। कैसे है, मिसाल के तौर पर कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो कूल है, सर्द है, टेम्परेचर डाउन है, और इंसान जो है उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो तो फिक्स्ड है ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माहौल जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो कूल है, लिहाजा वो जो कोल्डनेस है, सर्दी है, वो महसूस करेंगे हमारे जिस्म के अंदर पाए जाने वाले स्किन पे रिसेप्टर्स, जिन्हें हम कहते हैं कोल्ड रिसेप्टर्स। वो कोल्ड रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे हमारे कंट्रोल सेंटर को, और हमारे ब्रेन के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। उसके अंदर उसको तब्दीली को महसूस करेगा जो कोल्ड रिसेप्टर से मैसेज आया था। अब मैसेज आया है कंट्रोल सेंटर को कि बाहर का जो बॉडी टेम्परेचर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है, यानी लेसर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कंट्रोल सेंटर उसको कैसे कंट्रोल करेगा, वो उन इफेक्टर्स को मैसेज भेजेगा जो बॉडी के अंदर हीट पैदा करेंगे, क्योंकि अगर हीट पैदा नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो कोल्ड एनवायरनमेंट है वो बॉडी से हीट को अपनी तरफ ले लेगा। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो हमारे बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो सिस्टम ऑन होगा वो हीटिंग सिस्टम ऑन होगा, ताकि बॉडी जो है वो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर सके। इसको आप रिवर्स कर लें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो है आपका वार्म, से के लेट्स के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब माहौल के अंदर गर्मी है, उस गर्मी को हमारे जिस्म के अंदर लगे हुए रिसेप्टर्स, जिन्हें हम वार्म रिसेप्टर या हीट रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि स्किन में मौजूद हैं, वो महसूस करेंगे।
महसूस करके पैगाम देंगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने अब वो ऑर्डर देना है इफेक्टर्स को। कौन से इफेक्टर्स को देगा? एवेपोरेटिव कूलिंग वालों को। अब वो बॉडी के अंदर जो सिस्टम ऑन होगा वो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर देखें कि स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलेगा, वो एवेपोरेट होगा, जिससे एवेपोरेटिव कूलिंग होगी, तो बॉडी का टेम्परेचर नियरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रहेगा, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर मोर देन 50 भी था। तो इसको कहते हैं इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक जो डेफिनेशंस ऑफ होम्योस्टेसिस वो आपका मुकम्मल हो गया है। अब हमारा जो इसी लेक्चर का दूसरा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, उसकी डिस्कशन के लिए हम दोबारा चलते हैं बोर्ड नंबर 1 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। तो बुक के अंदर थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स स्पेशली मेंशन्ड है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने ये देखना है कि मैमल्स स्पेशली ह्यूमन जो हैं वो अपने आप को किस तरीके से थर्मोरेगुलेट करते हैं। तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग मेंटेन देयर हाई बॉडी टेम्परेचर within a narrow range of about 36 to 38 degree centigrade because of their endothermic characteristics। कि जो मैमल्स और बर्ड्स हैं इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नियरली कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता है नैरो रेंज में। तो वो देखते हैं कि जो एनिमल्स स्पेशली मैमल्स हैं वो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो है एंडोथर्मिक करैक्टरिस्टिक्स। अब जो एंडोथर्मी है, अगर आप देखें तो इस चैप्टर में इस टॉपिक से पहले एक टॉपिक दिया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर के हवाले से दो कैटेगरीज है, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के मुताबिक कर लेते हैं, जबकि एंडोथर्मिक वो एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखते हैं, चाहे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, तो उनको कहते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स। तो ये जो ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी है मैमल्स के अंदर, इसके कई सारे एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि एंडोथर्मी मैमल्स और बर्ड्स के अंदर क्या करती है, टू keep high metabolic rate and availability of energy around the clock. That's why mammals और birds जो है they are more agile, active round the clock, क्योंकि उनके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट मेंटेन रहता है और उसी की वजह से उनका जो एनर्जी का लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। तो हम बाकी पॉइंट डिस्कस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो बर्ड्स एंड मैमल्स बिकम बेटर एडेप्टेड टू अ वैरायटी ऑफ डाइवर्स हैबिटाट्स। मसलन जमीन के अंदर ऊपर या अंदर जो भी एनवायरनमेंट है, चाहे इक्वेटिक एनवायरनमेंट है और चाहे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, हर एक एनवायरनमेंट के ऊपर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है और अपने आप को इन्होंने हर माहौल के मुताबिक ढाल के रखा हुआ है। चाहे टेम्परेचर कम है, ठंडा एरिया है, चाहे टेम्परेचर ज्यादा है, गर्म इलाका है, हर एक हैबिटाट में मैमल्स ने अपने आप को अडेप्टेड किया हुआ है और वहां पर वो सर्वाइव कर रहे हैं ड्यू टू द एंडोथर्मिक स्ट्रेटेजी। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो एनेबल द एंडोथर्मी एनेबल द बर्ड्स एंड मैमल्स टू रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है कि जब बर्ड्स और मैमल्स का बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से कम हो जाए तो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के जरिए उनका बॉडी का टेम्परेचर वापस 37 पे मेंटेन हो जाता है, सेट पॉइंट जो है। इसी तरीके से मैमल्स का या ह्यूमंस का
बॉडी टेम्परेचर अगर अबव 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बॉडी अडॉप्ट करती है जिसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो हर हाल 37 पर एडजस्ट किया जाता है। तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है, कौन कौन सी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली मैमल्स और स्पेशली ह्यूमंस क्या अडॉप्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट गेन और हीट लॉस, यानी कि अपने बॉडी का सेट पॉइंट टेम्परेचर रखने के लिए एनवायरनमेंट से हीट ली भी जाती है और एनवायरनमेंट से हीट डेसिपेट भी की जाती है और बॉडी का इंटरनली हीट भी प्रोड्यूस की जाती है। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है हीट गेन की वो है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दो स्ट्रेटजीज हैं। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, थर्मो का मीन टेम्परेचर, जेनेसिस मीन पैदा करना या एनर्जी या हीट पैदा करना। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो हीट बॉडी की है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जैसा कि नाम से जाहिर है। एक्सरसाइज करते हैं, चलने फिरने लग जाते हैं और अपने जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी की हीट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होकर बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में मसल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, थायराइड ग्लैंड जो है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, यानी शुगर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कि जब ग्लूकोज टूटती है तो उससे एनर्जी निकलती है। तो लिहाजा जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस है और वो क्या है हीट प्रोड्यूस करने में, वो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल या जितने भी दूसरे फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो जिसमें टूटते हैं और हीट पैदा होती है। तो उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसमें हार्मोन्स का रोल है। एक बात बेटा वो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है कि कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिनके जिस्म में ब्राउन फैट पाई जाती है फॉर द मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। तो इस बात को भी आपने जहन में रखना है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि हीट लॉस स्ट्रेटजीज, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली मैमल्स जब उनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाए तो वो किस तरीके से अपने जिस्म से ज्यादा जो एनर्जी है या हीट है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो उसको हम कहते हैं हीट लॉस स्ट्रेटजीज। इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट इट इज डेसिपेट थ्रू एक्सपोज्ड सरफेस बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो और एवेपोरेटिव कूलिंग। यानी क्या है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ब्लड का जो फ्लो है वो स्किन की तरफ बढ़ जाता है और स्किन के भी उन एरियाज की तरफ बढ़ जाता है जो एनवायरनमेंट में डायरेक्ट एक्सपोज्ड है। मिसाल के तौर पर कान है, नाक है, ये आपकी चीक्स और ये उन एरियाज की फिंगर टिप्स हैं, इनकी तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हीट है वो आप जानते हैं मूव्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से जो एक्सेस हीट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है वो एनवायरनमेंट के अंदर डेसिपेट हो जाती है। तो दैट्स व्हाई इन मैमल्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट स्किन हैज बीन एडॉप्टेड एज द ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन, क्योंकि इसको हम थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन कहते हैं ह्यूमन की, स्पेशली स्किन को। इसमें हीट लॉस करने का स्ट्रेटजीज है और एवेपोरेटिव कूलिंग है, जो अपकमिंग टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसको जरूर देखते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ध्यान में रखना है कि ह्यूमन स्किन एक्ट एज द थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्पेशली जो मैमल्स हैं वो दो तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट जहां बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो, यानी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कोल्ड हो और बॉडी का टेम्परेचर तो 37 ही रहना है। तो एक हम ये मैकेनिज्म लेते हैं या एक ये पहलू है कि वो एनवायरनमेंट जहां सराउंडिंग्स के अंदर टेम्परेचर कम है और मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, देन हाउ दे सर्वाइव इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट। तो कोल्ड एनवायरनमेंट में अगर आप देखें तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज कहते हैं।
ये मैमल्स अडेप्ट करते हैं और ठंडे एनवायरनमेंट वाले में आसानी से जिंदगी गुजारते हैं। तो उनमें सबसे पहली स्ट्रेटजीज क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। ये दो स्ट्रेटजीज हैं, इनका ताल्लुक ब्लड सप्लाई से है। खून की वो छोटी नालियां जो बॉडी के सेल्स तक, टिश्यूज तक खून पहुंचाती हैं, उनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज का अगर डायमीटर बढ़ जाए और उनका साइज बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं वेजो डायलेशन। अगर उनका साइज कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए उनका डायमीटर, तो उनको हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है कि फर्ज किया अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है या बाहर का टेम्परेचर कम है, दोनों स्ट्रेटजीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहली जो है, बाहर का टेम्परेचर यानी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ठंडा है, उसकी वजह से जो वेजो डायलेशन है वो नहीं होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। यानी कि ब्लड जो है वो मैक्सिमम वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाएगा, स्किन की तरफ नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर स्किन की तरफ ब्लड आएगा तो उससे हीट एनवायरनमेंट में निकल जाएगी, तो लिहाजा बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। तो इसलिए वेजो डायलेशन नहीं होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, और ये ऑटोमेटिक फंक्शंस होता है। इसके अलावा बहुत सारे अगर आप देखें तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है थर्मल सेंसिटिविटी या वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी ह्यूमन की पूरी बॉडी का अगर एनवायरनमेंट बाहर कोल्ड है तो तमाम बॉडी ऑर्गन्स का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता। वो हिस्सा जिसको हम कोर बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं या कोर बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं, वहां का तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, वहां तो 37 ही रहेगा। बाकी जो दूसरे अज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, लाइक लेग्स हैं, आर्म्स हैं, तो इनका टेम्परेचर 37 से कम हो सकता है। यानी ये लाइव रह सकते हैं 30 बिलो द 37, लेकिन वो वाइटल ऑर्गन्स जो हमारे चेस्ट बॉक्स में केस के अंदर मौजूद हैं वो 37 से नीचे जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए अगर आप देखें तो थर्मल सेंसिटिविटी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की मुख्तलिफ है। फिर अगर आप देखें, एक सर्वे करें कि मोस्ट लैंड मैमल्स हैं वो क्या करते हैं, अदर देन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी फर फैला लेते हैं, रेज देयर फर्स। जब उनकी फर फैल जाती है, फूल जाती है, तो उसके अंदर स्टिल एयर यानी हवा ट्रैप हो जाती है। वो हवा एक बॉडी के और एनवायरनमेंट के दरमियान में एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, जिसकी वजह से उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है या मेंटेन करने में उनको मदद हासिल होती है। अगर इंसान की बात कर दी जाए तो इंसान का जो ज्यादातर रिलायंस है या रिलाय है वो उस चर्बी पर है, फैट पर है, जो हमारी स्किन के नीचे होती है। ये भी थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जितना स्किन के नीचे फैट ज्यादा होगी उतना उसको सर्दी भी कम लगेगी। और तीसरी बात अगर हम कर लें कि मैरीन मैमल्स अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, मैरीन मैमल्स भी हस्बे मामूल वही रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स करते हैं, लेकिन इसमें सबसे एक खास करैक्टर पाया जाता है। इनकी स्किन के नीचे एक इंसुलेटिंग फैट है, जो मोटी चर्बी की तह इनकी स्किन के नीचे पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लबर। तो मैरीन मैमल्स लाइक व्हेल्स एंड सील्स, दे रेस्पॉन्ड टू देयर कोल्ड एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ ब्लबर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, लास्ट उसके एक्सपोजर टू वार्म टेम्परेचर की तरफ। तो दूसरा जो एनवायरनमेंट है जहां एनिमल्स और मैमल्स रहते हैं उसको हमने फर्ज कर लिया, पहले था कोल्ड एनवायरनमेंट, अब हम कह रहे थे कि वार्म टेम्परेचर है। तो वार्म टेम्परेचर है, डेफिनेटली बाहर का जो बॉडी टेम्परेचर है उससे बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो मैमल्स क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर ही कायम रहे। उसको कायम रखने के लिए करते क्या है, मुख्तलिफ थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। तो उस बात को ना मैंने थोड़ा सा बॉक्स में मेंशन कर दिया है कि अगर आप देखें कि टेरेस्ट्रियल अगर मैमल्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है, जो ज्यादा बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाए तो उसको लूज करना है, डेसिपेट करना टू द एनवायरनमेंट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एवापोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म। इससे क्या होता है कि जब पसीना आता है
तो पसीना हवा के अंदर एवेपोरेट हो जाता है। जब एवेपोरेट हो जाता है तो उससे जो स्किन है या बॉडी है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसको कहते हैं एवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट। मिसाल के तौर पर अगर इंसान का जिक्र करें तो इंसान के अंदर तो स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं स्किन में। जब बाहर से हाई टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर हमारी स्किन के अंदर हीट रिसेप्टर्स मौजूद हैं। वो हीट रिसेप्टर्स मैसेज हमारे हाइपोथैलेमस को, जो कि बॉडी का थर्मोस्टेट कहलाता है, उस तक मैसेज आता है। वो उस मैसेज को रीड करके प्रोसेस करके स्वेट ग्लैंड्स जो कि इफेक्टर्स कहलाते हैं उन तक पहुंचाता है मैसेज। फिर स्वेट ग्लैंड्स के अंदर से सेक्रेशंस निकलती है। वो सेक्रेशन जो है पसीना जिसे आप कहते हैं, पसीने में मोस्टली पानी होता है, तो वो हवा में एवेपोरेट हो जाता है। जब वो एवेपोरेट होता है तो उसके नतीजे में कूलिंग इफेक्ट आता है बॉडी को, तो लिहाजा बॉडी का टेम्परेचर वापस फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन हो जाता है। इसी तरीके से अगर टेरेस्ट्रियल मैमल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये बात तो हमने इंसान के बारे में की, कुछ और मैमल्स भी हैं, उनमें एक खास तरीकाकार है जिनमें पसीना नहीं आता, उनका एक खास तरीकाकार है। मिसाल के पर डॉग्स हैं, तो डॉग्स को अगर आपने अक्सर देखा होगा कि जुबान बाहर निकालकर हाँपते रहते हैं। उनका ये हाँपना जो है उसको हम कहते हैं पैंटिंग, और वो जो एवेपोरेटिव कूलिंग है जो उनके हाँपने से, सांस लेने से है, उसको हम कह देते हैं कि दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एवेपोरेटिव कूलिंग। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैमल्स है, फ्लाइंग मैमल्स। अगर आप देखें तो दीज आर द बैट्स। बैट्स क्या तरीकाकार इख्तियार करती हैं कि हाई टेम्परेचर को कैसे वो लूज करती हैं और बॉडी टेम्परेचर को कैसे एडजस्ट करती हैं। तो हाई गर्म एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या करती हैं कि दे यूज सलाइवा एंड यूरिन, यानी अपने ऊपर थूकें फेंकती रहती हैं और अपने ऊपर ही पेशाब करती रहती हैं, जिसकी वजह से एवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट आता है और उसका बॉडी का टेम्परेचर वापस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रहता है। तो जिक्र हो जाए टेरेस्ट्रियल मैमल्स का, तो उसके बाद है मैरीन मैमल्स। तो मैरीन मैमल्स का तो सिंपल है कि उनका भी यही तरीकाकार है जैसा कि दूसरों का है, लेकिन मैरीन मैमल्स जब किसी गर्म एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो डेफिनेटली उनको पसीना तो वहां नहीं आता, क्योंकि वहां तो पानी ही पानी है। तो मैरीन मैमल्स क्या करते हैं कि उनका जो बॉडी का हीट है वो डेसिपेट करती है बाय ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो जो है वो मैक्सिमम वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन के जरिए एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 पर ही मेंटेन रहता है। तो लास्ट में अगर आप देखें तो टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है थर्मोस्टेट फंक्शंस एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन ह्यूमंस। तो इसमें एक फिगर दी गई है 15.14, जिसमें थर्मोस्टेट का में दिखाया गया है कि थर्मोस्टेट इज द चीफ ऑर्गन या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो उसके अंदर दो तरीकाकार बताए गए हैं, एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट का भी बताया गया है और वार्म टेम्परेचर का भी बताया गया है। जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं ये फिगर 15.14 में आपको तरतीब से लेबल डायग्राम मिलेगी। इस लेबल डायग्राम की मदद से भी आप आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो लास्ट जो टेम्परेचर का थर्मो रेगुलेशन की जो बात है वो है पायरेक्सिया या हाई बॉडी का टेम्परेचर, जब या उसको आमतौर पर हम बुखार कहते हैं। ये बुखार कब होता है, कैसे होता है? तो आप जानते हैं कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस जिस्म के अंदर एंटर होता है तो उसकी वजह से हमारे जो इम्यून सेल्स हैं जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स या WBCs कहते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो एक और प्रॉब्लम होता है। वो क्या होता है कि जो ये सेल्स हैं ये भी, और वायरस और बैक्टीरिया जो पैथोजन जिस्म के अंदर दाखिल हो गए थे वो भी एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस केमिकल्स हैं, वो जाकर हिट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने चूंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया हुआ है, उसको हम कहते हैं सेट पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो इंसान का या मैमल का जो 37.1 से लेकर 6 तक जो है वो एक टॉलरेबल रेंज है, वो उसने सेट की हुई है थर्मोस्टेट ने। तो जब ये पायरोजेंस जाकर उसको हिट करते हैं तो वो जो सेट पॉइंट है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको समझ नहीं लगती कि क्या हुआ थर्मोस्टेट को, तो बॉडी का टेम्परेचर अचानक एलिवेट कर जाता है, हाई हो जाता है, तो जिसको हम कहते हैं पायरेक्सिया या फीवर। अब पायरेक्सिया और फीवर का फायदा क्या है? पायरेक्सिया और फीवर का फायदा ये है कि दिस इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ द इन्फेक्शन। पता चल जाता है कि किसी को बुखार है तो उसे यकीनन या वायरल इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो यहां तक बेटा बात हमारी दूसरी होम्योस्टेसिस स्ट्रेटेजी की होगी,
थर्मोरेगुलेशन इन मैकेनिज्म। इसी का जो होम्योस्टेसिस के लास्ट फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और वो एक्सक्रीशन कैसे होती है इंसान में, स्पेशली जो तीसरा कंपोनेंट है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, तो उसको डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं स्लाइड नंबर 1 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तीसरा हमारा जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है या टॉपिक है वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इसकी कंप्लीट जो डिटेल डायग्राम जो है वो फिगर 15.10 में है और इसके कंपोनेंट्स यहाँ लिख दिए गए हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज होते हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज, वन इज लेफ्ट एंड वन इज राइट, और पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये 2 नालियां हैं जो गुर्दों से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाती हैं। तो हर गुर्दे से एक निकलती है, चूंकि गुर्दे भी 2 हैं तो लिहाजा उनकी नालियां भी 2 हैं। सॉरी। तीसरी अहम स्ट्रक्चर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ये एक थैला है जिसके अंदर आर्जी तौर पर यूरिन कलेक्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से बाहर पास होती रहती है। और चौथी स्ट्रक्चर जो है वो भी यूरेथ्रा। ये एक सिंगल ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को जिस्म से बाहर निकालती है। ये 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सिंगल स्ट्रक्चर्स हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पेयर्ड हैं। तो इसको आपको याद दहानी कराने के लिए कि आपके जहन में बात बैठ जाए कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में कौन सी स्ट्रक्चर्स पेयर्ड में है और कौन सी अनपेयर्ड में है। तो उसके लिए एक प्रैक्टिसिंग MCQ हमने यहाँ लिखा है कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्ड स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट, यानी 3 चीजें ऐसी होंगी जो पेयर्ड फॉर्म में होंगी और एक जो है वो सिंगल होनी चाहिए। तो अगर ऑप्शन अल्फा देखें तो किडनीज आर आल्सो पेयर्ड, ये हमारा तो जवाब नहीं हो सकता। फिर बीटा देखें यूरेटर्स, तो यूरेटर्स भी पेयर्स की शक्ल में होते हैं, ये भी हमारा जवाब नहीं है। और चार्ली की तरफ देखें तो यूरिनरी ब्लैडर है, ये सिंगल है, ये हमारा जवाब हो सकता है, लेकिन हम डेल्टा को पढ़े बगैर इसको टिक नहीं लगाएंगे। जब हमने डेल्टा देखा तो यहां लिखा हुआ है यूरेट्रल ऑरिफिसेस, ये सुराख होते हैं यूरेटर्स के जो कि यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुलते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है। तो 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में तो हम श्योर हैं कि दीज आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो चार्ली है यूरिनरी ब्लैडर ये सिंगल होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है कि ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये पेयर्ड नहीं होता, ये सिंगल ही होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बेटा चलते हैं, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स और उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस और उनकी डिस्क्रिप्शन कुछ ब्रीफली यहाँ डिस्क्राइब की गई है कि अगर हम सबसे पहले देखें कि किडनीज, तो किडनीज का जैसा हमने पहले देखा कि अगर इनका नंबर देखें तो 2 होते हैं, एक लेफ्ट और राइट होता है। और इनको जो खून की नाली है जो किडनीज को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। और जो खून किडनी से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है उसको हम कहते हैं रीनल वेन। तो इसी तरीके से पेयर ऑफ किडनीज के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की तरफ देखें तो किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। और किडनी का टोटल ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट का जो लेस देन 1% इनका अपना वेट होता है। और किडनी 20% ब्लड रिसीव करते हैं, यानी कि पर कार्डियक बीट जब दिल धड़कता है तो उस कार्डियक बीट से का जो टोटल वॉल्यूम है ब्लड का उसका 20% ये रिसीव करते हैं। फिर किडनीज का बुनियादी काम क्या है कि ये फिल्टर करते हैं ब्लड को और यूरिन बनाते हैं। इसी तरीके से देखें कि यूरेटर्स वो नालियां हैं दैट लीव्स द किडनी थ्रू द यूरेटर, यानी यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है कि इट इज द किडनी ड्रेन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर इज आप समझ लें कि एक थैली टाइप चीज होती है जिसके अंदर जो है यूरेटर्स खुलती हैं और यूरिन आर्जी तौर पर उसके अंदर स्टोर हो जाता है। लास्ट जो है वो यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा एक ट्यूब है, एक्सटर्नल ट्यूब, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होती है, आउटसाइड द बॉडी जाती है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि यूरिथ्रा जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सिंगल होता है, उसको हम यूरिनोजेनिटल कहते हैं। और ह्यूमन फीमेल्स के अंदर यूरिथ्रा सेपरेट होता है और रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वेजाइना वो सेपरेट होती है। तो नेक्स्ट में इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर।
यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है वो डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपकी फिगर 15.11 में दी गई है, उसको आप कंसीडर कर लें। उसके डिफरेंट पार्ट्स को आप देखें। उसको अगर आप बाहर से देखना शुरू करेंगे तो उसके ऊपर फिब्रस कैप्सूल है जिसके रेनल कैप्सूल कहते हैं। फिर उसका एक डिप्रेशन है, एक वो रास्ता भी है, वो छोटा सा डिप्रेशन है जहां पर खून की नाली आती है, खून की नालियां जाती हैं, यानी उसको आप ये कह लें एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ किडनी है, दैट इज कॉल्ड हाइलेस। और किडनी के अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसके दो रीजन्स हैं। जो आउटर रीजन है किडनी का दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन है उसको हम कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज्यादातर बनाई गई हैं डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए। और इसी तरीके से जो इनर मेडुला है, मेडुला के अंदर वहां पर जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होती हैं। ये दोनों का डिफरेंस भी बुक में दिया गया है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो ज्यादातर कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती हैं, वहीं पर उनका लूप ऑफ हेनले होता है, वहीं उनका बोमेंस कैप्सूल होता है, और वहीं पर उनकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है। वो सारी की सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। और जो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है उसका जो बोमेंस कैप्सूल ऑफ ग्लोमेरुलस है दैट इज प्रेजेंट एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स, यानी कहां पर मौजूद है, मेडुलरी रीजन और कॉर्टेक्स के दरमियान में। लेकिन उसका लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला के रीजन के अंदर होता है। लेटर ऑन देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन में वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद देता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जुक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स, दो नेफ्रॉन पाई जाती हैं, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। जो जुक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को अगर आप अपनी बुक में देखें तो फिगर 15.12 पे उसकी एक डायग्राम बनी हुई है जिसके तमाम हिस्से भी दिखाए गए हैं, ब्लड सप्लाई भी दिखाई गई है और लेबल्ड डायग्राम है। अगर उसका सबसे पहला हिस्सा हम देखें तो वो है बोमेंस कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल उसका इनर कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल काम क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर फिल्ट्रेट जमा होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। और प्रेशर फिल्ट्रेशन कहाँ होती है, बुनियादी तौर पर वो होती है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या है, ये बॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल, जहां खून आता है और खून लाने वाली ग्लोमेरुलस की तरफ जो लाने वाली नालियां हैं उसको एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। जब एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं वो पोरस हैं, सुराखदार हैं, तो वहां पर ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये फिल्ट्रेशन बड़ी अहम फिनोमिनन है यूरिन फॉर्मेशन का या ब्लड फिल्ट्रेशन का, कि यहाँ पर जो सुराख हैं वो इतने छोटे हैं कि उसके अंदर से सिर्फ वेस्ट मटेरियल और सम यूजफुल प्रोडक्ट्स वही फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में जाती हैं, जबकि जो ब्लड सेल्स और बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स के वो उसके अंदर नहीं जाते। सिलेक्टिव उसकी परमेबिलिटी होती है और सिलेक्टिव उसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है। और वो फिल्ट्रेशन किस वजह से होती है, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। एक जो बुनियादी फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर है, कि कम से कम ब्लड प्रेशर इतना जरूर वहां तक पहुंचता है बोमेन कैप्सूल तक कि वहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट अलहदा हो जाए और ब्लड अलहदा हो जाए। तो जो बोमेन ग्लोमेरुलस है वो बॉल ऑफ कैपिलरीज है, वहां पर फिल्ट्रेशन होती है। फिर अगर नेफ्रॉन का वो हिस्सा देखें जो बोमेन कैप्सूल के बिल्कुल साथ है, उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल करीब है, यानी किसके करीब है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के। कॉन्वोल्यूटेड क्या है, बल खाती है, ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वो हिस्सा है जहां पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स होती है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आ जाता है लूप ऑफ हेनले। सेकंड मेजर पार्ट है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पोर्शन, एक वो पोर्शन जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से डाउनवर्ड जाता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और वो थिन होता है। और दूसरा वो जो ऊपर की तरफ चलता है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो थिक होता है। दोनों का फंक्शन अलग है। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो वाटर है वो बाहर निकलता रहता है, वो परमिएबल है वाटर के लिए। जबकि जो असेंडिंग थिक लूप है उसमें से वाटर बाहर फिल्ट्रेट नहीं होता, यानी डिफ्यूज नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट्स यानी सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन वगैरह वो वहां पर रीअब्सॉर्ब होते हैं, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता। वाटर रीअब्सॉर्ब होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। तो
उसके बाद जो नेफ्रॉन का आखिरी हिस्सा है उसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कहते हैं अवे फ्रॉम सेंटर, इसलिए कि वो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से दूर है, इसलिए हम उसको डिस्टल कहते हैं। कन्वोल्यूटेड का मतलब है बल खाती, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब है बल खाती दूर की नाली। वो कहां पर मौजूद होती है? आफ्टर द लूप ऑफ हेनले। इसका भी फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन है। फिर आ जाता है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है एक और नाली में खुलती है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर कई सारी नेफ्रॉन्स खुलती, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का नाम नहीं लिखा कि वन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज कॉमन फॉर मैनी नेफ्रॉन्स। तो सबसे अगला जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड विद नेफ्रॉन, कि खून की वो नालियां कौन कौन सी हैं जो किडनी और किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले तो किडनी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है उस ब्लड वेसल का नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जब किडनी के अंदर एंटर हो जाती है तो वो छोटी छोटी नालियों में मजीद तकसीम हो जाती है, उनको हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। और वो आर्ट्रियोल जो ग्लोमेरुलस की तरफ जाती है ब्लड लेकर उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट ए फॉर अराइवल से आप समझ लें कि ऐसी खून की नाली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ग्लोमेरुलस की तरफ लाती है उसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। जब एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस में खून पहुंच जाता है तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है या बॉल है वो पोरस है, वहां से सिर्फ वेस्ट मटेरियल बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कलेक्ट होता है, बाकी जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस से वापस इफरेंट आर्ट्रियोल्स की तरफ चला जाता है। जब इफरेंट आर्ट्रियोल्स ग्लोमेरुलस को लीव करती है तो वो पूरी नेफ्रॉन के जो बाकी स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके इर्द गिर्द इंटरमिंगल हो जाती है, मिक्स हो जाती है, उसको घेर लेती हैं, तो उसको हम कह देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में भी एक और फर्क है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के साथ कोई अजाफी एक ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, जबकि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले के साथ देखें तो एक अजाफी नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का जिसको हम कह देते हैं वेजा रेक्टा। और वेजा रेक्टा का जो बुनियादी फंक्शन है वो है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। चलिए फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन के लिए डियर स्टूडेंट्स हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन यानी बुनियादी काम तो नेफ्रॉन का जो है वो यूरिन बनाना है, लेकिन उसके इस प्रोसेस को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है कि नेफ्रॉन जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड पहुंचता है तो वो फिल्टर होता है इनटू बोमेन्स कैप्सूल के। बोमेन कैप्सूल के अंदर जो मटेरियल जमा हो जाता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? पानी होता है, यूजफुल प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम सॉल्ट्स और यूरिया। और दूसरा उसके अंदर क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसके अंदर वाटर ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। क्या चीज नहीं होती उसमें? प्रोटीन्स नहीं होती और ब्लड सेल्स में मौजूद नहीं होता। और जो इस प्रेशर से वो फिल्टर होता है उसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो यानी फिल्ट्रेशन के अंदर अगर आप देखें तो एक बात तो है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन इसके अंदर होती है, जो ब्लड प्रेशर है वो हेल्प करता है इसके अंदर फिल्ट्रेशन के अंदर। और फिल्ट्रेशन से जो मटेरियल ग्लोमेरुलस के अंदर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जमा हो जाता है उसको कहते हैं बोमेन्स या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो उस फिल्ट्रेट की जो अगर आप कंपोजिशन देखें तो उसमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद होती हैं। मसलन उसमें आपको पहले बताया यूजफुल प्रोडक्ट्स है, उसमें वाटर है, बाकी सॉल्ट्स हैं। अब नेक्स्ट जो काम है नेफ्रॉन का वो है रीअब्जॉर्प्शन। यहां रीअब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है? यहां रीअब्जॉर्प्शन होगी यूजफुल प्रोडक्ट्स की, कि यहां होंगी यूजफुल प्रोडक्ट्स और दूसरा क्या होगा? वाटर। हर एक चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मैक्सिमम, जिसमें आप ग्लूकोज कह लें, सॉल्ट्स कह लें, वाटर कह लें, वहां रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन जब नीचे लूप ऑफ हेनले तक एक्सटेंड होती है तो जो डाउनवर्ड जा रहा है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स की होगी, सोडियम एंड पोटाशियम, क्लोरीन। और इसी तरीके से जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जाते हैं तो वहां पर भी जाकर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट होगी और वाटर की होगी। फाइनली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है
वो यूरिन बन के जब कलेक्टिंग टिब्यूल में जाएगा तो फाइनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कलेक्टिंग टिब्यूल में होगी। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो उसकी जो आखिरी फंक्शन है नेफ्रॉन का वो है सिक्रीशन। अब जब उसके नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बन रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन भी मेंटेन करनी है और उसकी पीएच भी मेंटेन करनी है। तो उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ एपिथेलियल सेल्स सक्रीट करते हैं हाइड्रोजन आयंस। वो हाइड्रोजन आयंस जो है वो उसकी कंसंट्रेशन और पीएच ऑफ यूरिन को मेंटेन करते हैं। फिर वो यूरिन जो है वो कलेक्टिंग टिब्यूल में चली जाती है। कलेक्टिंग टिब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि यूरिन डाइल्यूटेड होगी या कंसंट्रेटेड होगी। अब वो डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड होगी उसको एक अलग मैंने टॉपिक में लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कि यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड बननी है या यूरिन कंसंट्रेटेड बननी है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लेना जरूरी है कि जो मैमिलियन किडनीज हैं जिसमें हम भी शामिल है इंसान, उनका जो किडनी है उसका बुनियादी फंक्शन क्या है, वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर अगर आप देखें तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर 99.5% तकरीबन होती है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें से पानी वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसको अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर जो ह्यूमन किडनी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। लेकिन यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड हो, ये दो कंडीशंस पर अवेलेबल होती है और दो मैकेनिज्म है। कौन से मैकेनिज्म है? एक मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म और दूसरा जो है वो हार्मोनल मैकेनिज्म। यानी यूरिन डाइल्यूट होगी या कंसंट्रेटेड, वो एक ये फिनोमिनन है, दूसरा ये है। काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए अगर आप देखें तो काउंटर करंट, जैसा कि नाम से जाहिर है, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, करंट का मतलब फ्लो मैकेनिज्म। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, उसमें होता क्या है कि जो लूप ऑफ हेनले है उसके इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज हैं, एक तो उनके अंदर जो खून फ्लो कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन, और लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्ट्रेट यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिसकी वजह से जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर से पानी बाहर निकलता है और बाहर से पानी फिर ब्लड की नालियों के अंदर चला जाता है। तो चूंकि एक दूसरे के ऑपोजिट होता है तो इसी वजह से इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। और नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा है जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर एज ए काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्ट करता है? दैट इज द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मौजूद हैं, स्पेशली वेजा रेक्टा का अगर मैं जिक्र करूं तो वो है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर, तो वो भी काउंटर करंट मल्टीप्लायर को इनहांस कर दे, उसके इफेक्ट को बढ़ाती है। यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके लिए है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो हार्मोन्स हैं वो दो हार्मोन्स हैं, दोनों हार्मोन्स जो है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन, ये दो हार्मोन है, दोनों का फंक्शन पैराग्राफ में भी है। अगर आप देखें तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये कहां से रिलीज होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पीजी, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से ये रिलीज होता है, बनता ब्रेन के हाइपोथैलेमस के अंदर है, वहां से रिलीज होता है। फिर किस पर एक्ट करता है? ये करता है कलेक्टिंग टिब्यूल पर, यानी कलेक्टिंग टिब्यूल पर ये एक्ट करता है। और इसका काम क्या है? बुनियादी इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इसका काम है कलेक्टिंग टिब्यूल से पानी को वापस निकाल लेना। तो इससे हम क्या समझे कि अगर एडीएच ज्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल भी ज्यादा होगी, तो नतीजतन यूरिन जो है वो क्या पैदा होगी? कॉन्सेंट्रेटेड। अगर एडीएच की मिकदार कम होगी, कम रिलीज होगा, तो कम पानी रीअब्जॉर्ब होगा फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल, तो जो यूरिन बनेगी वो डाइल्यूटेड बन जाएगी। यानी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन बनाने में काउंटर करंट मैकेनिज्म के साथ बुनियादी काम किसका है? एडीएच का। मोर एडीएच मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, लेस एडीएच डाइल्यूटेड यूरिन। दूसरे का जो काम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, गुर्दे के ऊपर एक छोटा सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वहां से रिलीज होता है।
किसके ऊपर आकर एक्ट करता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके ऊपर आकर एक्ट करता है। काम क्या करता है? एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस। जब सोडियम आयंस बाहर निकालना इसका बुनियादी फंक्शन है। उसका निकालने का क्या फायदा है? भी उसको निकालते हैं तो जो इनर मेडुला है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन बनती है वो कंसंट्रेटेड हो जाती है। उस मेडुला के अंदर अगर कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बन जाएगी कंसंट्रेटेड, तो लूप ऑफ हेनले से वाटर को रीअब्सॉर्ब करना और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से करना आसान हो जाएगा। तो ये इसका काम है जो मिनरल्स को मेंटेन करना, एल्डोस्टेरॉन्स का। तो एल्डोस्टेरॉन जो है उसका मेन ताल्लुक सॉल्ट रीअब्सॉर्प्शन से, जबकि यूरिन का डाइल्यूट और कंसंट्रेट बनना वो डिपेंड करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म पर और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन पर। तो इनके बारे में मजीद डिस्कशन इंशाल्लाह हम जब टेस्ट डिस्कशन करेंगे तो उसमें भी हम इनको मजीद देखेंगे। लास्ट में अगर आप देखें तो जो कंडीशंस दी गई हैं, कंडीशंस ये है कि अगर किसी इंसान को या मैमल को, इंसान की बात कर लेते हैं, कि अगर उसको रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, जैसा कि रमजान शरीफ है, रोजे रखे हुए हैं, पानी बहुत कम पिया, तो उस वक्त यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होगी। और अगर पानी ज्यादा पिया हुआ है यानी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर अबंडेंट है, तो जो यूरिन है वो डाइल्यूट बनेगी। डाइल्यूट यूरिन बनने और कंसंट्रेटेड बनने में जो दूसरा मैकेनिज्म है उसको हम कह देते हैं कि वो कंडीशंस ऑफ वाटर है, कि अगर वाटर ज्यादा है तो फिर डाइल्यूटेड यूरिन, और अगर कम पानी अवेलेबल है तो कंसंट्रेटेड यूरिन। बेटा यहाँ तक आपकी बात जो है मुकम्मल हो गई यूरिनरी सिस्टम्स की। और नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक स्लाइड है, एक टॉपिक है, वो है किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर्स। तो उसको देखने के लिए हम चलते हैं स्लाइड नंबर 1 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो है किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर्स। तो किडनी प्रॉब्लम्स कैसे अराइज होते हैं, फर्स्ट लाइन है आपके पैराग्राफ की इसी चैप्टर में टॉपिक में कि अनयूजुअल सिचुएशंस में अराइज इन द फंक्शंस ऑफ किडनीज बाय फैक्टर ओरिजिनेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द किडनी। These factors causes serious kidney diseases। के बाज़ का तो ऐसा होता है कि किडनी के अंदर से प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, कोई मेटाबॉलिक हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए। बाज़ का तो ऐसा होता है कि बैरूनी तौर पर किडनी को कोई डैमेज हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, उसको कोई नुकसान हो जाए, उस पर कोई फैक्टर अप्लाई हो, तो तब भी किडनीज के अंदर अनयूजुअल सिचुएशन अराइज हो जाती है। उन अनयूजुअल सिचुएशन अराइज होने के नतीजे में होता क्या है, बहुत सारी किडनी डिजीजेस होती हैं। और किडनी डिजीजेस की अगर आप लिस्ट करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट किडनी डिजीजेस है वो किडनी स्टोन्स हैं, यानी गुर्दों में पथरियां। उसको अगर आप देखें कि किडनी स्टोन्स कितनी तरह के हैं और उनकी कॉजेस क्या है, तो दीज स्टोन्स हैव स्पेसिफिक केमिकल नेचर, यानी स्टोन्स बनते हैं एक से ज्यादा तरह के और अपनी उनकी केमिकल नेचर होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक डिजीजेस। मेटाबॉलिक डिजीजेस के नतीजे में ये बनते हैं इन विच वेरियस सॉल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड, जिसमें कुछ सॉल्ट्स जो हैं किडनी के अंदर प्रेसिपिटेट यानी जम जाते हैं, एंड ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेटेड लेटर टू फॉर्म स्टोन। तो बाद में वो किडनी के अंदर जमकर किडनी स्टोन बना देते हैं। तो मेटाबॉलिक डिजीजेस कितनी तरह की हैं, उसकी कॉजेस क्या हैं, इसको पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ जो मेटाबॉलिक डिजीजेस है उसका एक टैबुलेटेड फॉर्म में डेटा दिया गया है, और इसमें है परसेंटेज के परसेंटेज ऑफ किडनी स्टोन्स है, मेटाबॉलिक डिजीज है, फिर सिम्टम्स हैं, फिर कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस। तो 3 डिजीजेस आपकी बुक में जो लिस्टेड हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोई डिस्कस नहीं कर रहे। पहली कौन सी है? हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया कौन सी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या है कि हाई लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अराइज हो जाता है, हाई हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन बन जाते हैं,
और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि क्यों ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है, तो वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आप जानते हैं कि दो हार्मोन्स हैं जो चैप्टर नंबर 17 में आपने पढ़े हैं, एक है कैल्सिटोनिन और दूसरा है पैराथॉर्मोन। दोनों एंटागोनिस्टिकली वर्किंग करते हैं और ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको होम्योस्टैटिक लेवल तक मेंटेन करते हैं। अगर उनके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किडनी के अंदर जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो डिजीज है, अगर इसकी परसेंटेज देखें कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉस्फेट स्टोन्स की, तो वो 15% है। और दूसरी जो मेटाबॉलिक डिजीज है दैट इज हाइपर ऑक्सिलूरिया। हाइपर ऑक्सिलूरिया का क्या मतलब है कि हाई ब्लड ऑक्सलेट लेवल्स, कि ऑक्सलेट्स मॉलिक्यूल्स का जो है वो ब्लड के अंदर तादाद बढ़ जाती है। ऑक्सलेट्स के चीफ सोर्सेज क्या है, कहां से आते हैं ये ऑक्सलेट इंसान के जिस्म के अंदर? ग्रीन वेजिटेबल्स से, और स्पेशली जो टोमेटो है उसको भी आपने हाईलाइट करना है। तो इसके नतीजे में होता क्या है, होता यह है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन जाते हैं। तो इस डिजीज के नतीजे में जो इंसानी किडनीज में सबसे ज्यादा बनने वाले जो किडनी स्टोन्स हैं वो 70% में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं। तीसरी जो मेटाबॉलिक डिजीज है दैट इज हाइपर यूरेसीमिया, यानी हाई लेवल ऑफ ब्लड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल अगर ब्लड में ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि यूरिक एसिड टाइप स्टोन्स बन जाते हैं। अब इसकी कॉजेस देखें तो इसकी कई सारी कॉजेस हैं कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड क्यों हाई होता है। तो यहां पर सिर्फ मल्टीफैक्टोरियल लिखा हुआ है कि इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। परसेंटेज को अगर दोबारा देखें तो 15% है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन और 70% है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स और 10% है यूरिक एसिड टाइप स्टोन्स। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, पहला हमने देखा कि जो किडनी प्रॉब्लम है वो किडनी स्टोन्स है। अब इन किडनी स्टोन्स का जो प्रॉब्लम था उसका क्योर यानी सोल्यूशन क्या है, इसके सोल्यूशन की तरफ देखें तो रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स का मैंने हेडिंग दी है। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल में आप जानते हैं कि सर्जन जो है, डॉक्टर जो है, वो ऑपरेशन के जरिए किडनी स्टोन्स को बाहर निकाल देता है, तो उसको सर्जिकल रिमूवल कहते हैं। उसके कई सारे प्रोसेस हैं जो कि आपकी बुक के स्कोप के बाहर है। दूसरी उसके अंदर जो रीजन है वो नॉन सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल जो क्योर है दैट इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। जैसा कि नाम से जाहिर है, लिथो मीन स्टोन, ट्रिप्सी मीन पीसेस, कटिंग ऑफ स्टोन। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं कि गुर्दों में मौजूद जो पथरियां होती हैं उनको शुआओं की मदद से तोड़ देते हैं। वो जो शुआएं लगाने वाली मशीन है उसको हम प्रोसेस को, टेक्निक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कार्पोरियल का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। शॉक वेव जो ऐसी वेव्स, जो रेडिएशंस जो उस स्टोन्स को किल कर देती हैं, तो उसके जरिए क्या किया जाता है, जिस्म से मरीज को लिटाकर उसके ऊपर एक मशीन के जरिए वो शॉक वेव्स, यानी स्पेशली 2-3 तरह की इस्तेमाल होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरेज, फिर उसमें अल्ट्रासाउंड भी यूज की जाती हैं। तो एक्सरेज की मदद से क्या किया जाता है कि किडनी स्टोन जो है वो उनको तोड़ दिया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ सर्जरी नहीं है, लेकिन बस एक मशीन है जिसके अंदर से रेस निकलती हैं। जैसा कि आपने एक्सरे मशीन देखी होगी, तो एक्सरे मशीन जैसी ही एक मशीन होती है जिसकी मदद से किडनीज के अंदर से किडनी स्टोन को तोड़कर पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर वो रेत बनकर पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो किडनी का प्रॉब्लम है वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर दो तरह के होते हैं, एक्यूट फेलियर एंड क्रॉनिक फेलियर। एक्यूट फेलियर होता है अचानक, शॉर्ट टर्म, कोई डैमेज हो गया, चोट लग गई, फिजिकल ट्रॉमा हो गया, तो उससे क्या हो गया कि किडनीज के अंदर कुछ नेफ्रॉन्स डैमेज होगी। और क्रॉनिक फेलियर जो होता है किडनी का, क्रॉनिक में क्या होता है कि कोई नंबर ऑफ फंक्शनल नेफ्रॉन्स कम होता जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता नेफ्रॉन कम होती जाती हैं। जितनी नेफ्रॉन्स कम होंगी उतना ही उसके अंदर उसका फंक्शन किडनीज का कम हो जाएगा। तो क्रॉनिक और एक्यूट दोनों ही रीनल फेलियर। तो इसमें सिर्फ चंद एक कॉजेस मैंने लिखी हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स का भी वो हिस्सा जो ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल है और बोमेन्स कैप्सूल यानी फिल्ट्रेशन यूनिट। अगर फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन का डैमेज हो जाए तो फिर भी जो किडनी का फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरी इसके अंदर क्या वजह है कि ब्लड के अंदर अगर यूरिया या और कोई नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर ना निकले,
खून के अंदर उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाए तो वो भी किडनी फेलियर का सबब बनते हैं। तो इसका नतीजा देख लें कि नतीजा तौर पर क्या हो जाता है कि ऐसे मरीजों के अंदर जिनका किडनी पार्शियल भी फेलियर में हो, चाहे मुकम्मल ना हो, तो उनके अंदर क्या हो जाता है कि हर वक्त उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उनको अनीमिया हो जाता है, यानी उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है या ब्लड की आप कमी भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी जो क्योर है उसको पढ़ने के लिए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्योर ऑफ रीनल फेलियर्स। क्योर ऑफ रीनल फेलियर्स। रीनल फेलियर्स की दो क्योर्स हैं, एक टेम्परेरी है जिसे हम कहते हैं डायलिसिस, और दूसरी परमानेंट है जिसे हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये डिपेंड करता है किडनी की सिचुएशन पर कि उसके अंदर जो उसकी फंक्शन है वो कितने कम हुए हैं, क्रॉनिक फेलियर है या एक्यूट फेलियर है, कितने परसेंट किडनी जो है वो फेल है, उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले है डायलिसिस। डायलिसिस की दो टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों ही अलग अलग से टेक्निक्स हैं। हीमोडायलिसिस ब्लड क्लियरिंग, उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका ब्लड एक मशीन के जरिए साफ किया जाता है। वो जो मशीन जिसमें आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगाई जाती है उसको हम कहते हैं डायलाइजर। डायलाइजर एक आर्टिफिशियल मशीन या आर्टिफिशियल किडनी कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को मुख्तलिफ औकात में डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपने कब कब आकर जो है डायलिसिस कराना है। तो इसमें रेगुलर इंटरवल्स पे जाके पेशेंट डायलिसिस करवाता है। फिर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो मशीन के अंदर मेम्ब्रेन इस्तेमाल की जाती है वो आर्टिफिशियल है, तो इसमें पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो डॉक्टर सजेस्ट करे कि हीमोडायलिसिस कराना है तो फिर उनको हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस डिपेंड करता है कि किडनी जो है कितने परसेंट वो फेलियर है या उसमें कितना प्रॉब्लम है। दूसरी जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम जिस्म तो पेरिटोनियम के अंदर क्या करते हैं हम, कैथीटर के जरिए डायलाइजर सोल्यूशन डालते हैं, यानी जो साफ करता है वो सोल्यूशन क्या करता है कि पेरिटोनियम के इर्द गिर्द फैल जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि वो खून जो पेरिटोनियम ये मेम्ब्रेन के ऊपर या कैविटी के ऊपर काफी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो खून बह रहा होता है उसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट नेचुरली निकलकर उसके डायलाइजर फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं। फिर वही फ्लूइड एक दूसरे रास्ते से जो है वो जिस्म से बाहर निकाला जाता है। एक कैथीटर लगता है, उसकी दो इन और आउट वेल्व्स होते हैं, उनके जरिए वो अटैच्ड होते हैं। तो पेरिटोनियल जो डायलिसिस है ये इसकी निस्बत इजी भी है और इसमें इरेगुलर इंटरवल पे जब आप चाहें आप कर सकते हैं। और फिर इसमें जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है वो नेचुरल है, पेरिटोनियल एपिथेलियम, और इसमें आर्टिफिशियल, दोनों की निस्बत ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा मुश्किल है। तो लास्ट किडनी का जो प्रॉब्लम है उसे हम कहते हैं यूरेमिया या एंड स्टेज किडनी प्रॉब्लम या फेलियर। इसमें होता क्या है कि जब किडनी के तमाम नेफ्रॉन्स काम करना छोड़ दें, इवन के कॉर्टिकल हों, जुक्स्टामेडुलरी हों, जितनी नेफ्रॉन्स हों सारी काम करना छोड़ दें, यानी वो एंड स्टेज पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं यूरेमिया। और इसकी कई सारी वजूहात हैं, चंद एक यहाँ लिखी हुई हैं कि यूरिया के अंदर, ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाए, या लॉस ऑफ कंप्लीट किडनी फंक्शन, यानी कि उसके अंदर तमाम नेफ्रॉन्स खत्म हो जाएं। तो इसका एक ही हल है, वो हल है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप समझते हैं कि एक मरीज होता है और एक किसी दूसरे से किडनी लेकर उसके अंदर किडनी को है ट्रांसप्लांट करना होता है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर एक प्रॉब्लम है कि जब तक कोई मैचिंग डोनर नहीं मिलेगा किडनी का ट्रांसप्लांटेशन मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए मैचिंग डोनर इज रिक्वायर्ड फॉर द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 1 खत्म हुआ। चैप्टर था होम्योस्टेसिस और 4 टॉपिक आपने कवर किए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। कोई कमी कुताही हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप समझ